इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 मैग्नेटिज्म, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, यानी हम बात करेंगे डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़। अगर हम डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये वो मटेरियल्स हैं जो अपने आप को वीकली मैग्नेटाइज कर लेते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये अपने आप को वीकली मैग्नेटाइज कर लेंगे, यानी ये रिपल्सिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, जिंक, लेड, ग्लास, मरकरी एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, ये भी अपने आप को वीकली मैग्नेटाइज करते हैं लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे, यानी ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्टिव। नाउ एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अब बात करें फेरोमैग्नेटिक की, ये अपने आप को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करते हैं और वो भी अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आयरन हुआ, स्टील हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब अपने आप को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके क्रॉस पास करना प्रेफर करेंगी और ये अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं। सो ये मटेरियल जो हैं ये क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक। सो 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व अराउंड कर रहा होगा अपने ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा। तो अगर हम इसे डायग्राम वाइज समझें तो अगर मेरे पास ये एक मैंने 2 सर्कल बनाए हैं तो एक में मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कंसीडर कर लेती हूँ और एक के अंदर हम कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, दैट मीन्स एट सर्टेन पॉइंट उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली हम ऐसे शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ आएगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी हम टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। दिस इज द ओरिजिनल वेलोसिटी जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन के पास मतलब रिवॉल्व करते वक्त जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम शो करते हैं। नाउ फ्रॉम दिस सेंटर, अगर ये सर्कुलर मोशन ले रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करनी चाहिए विच इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑलवेज इट विल एक्ट व्हेन एवर वी हैव अ सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड एक्ट करेगी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ इस दोनों के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और वो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट मीन्स यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर करंट इस डायरेक्शन में हुआ तो अपर पोल, अपर साइड हो गई आपकी साउथ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल बना और नीचे वाली साइड जो है पेपर की दूसरी तरफ वो बनी नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो इसमें एक्ट करनी चाहिए वो कहाँ एक्ट करना चाहिए, वो डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को m को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डाउनवर्ड। इन इस केस में क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो यानी कि डाउनवर्ड इनसाइड द पेपर, उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए आई जस्ट हैव शोन दिस, यानी कि हम उसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, फील्ड नहीं। फील्ड को हम जनरली क्रॉस से दिखाते हैं, मूवमेंट को नहीं, मूवमेंट को हम ऐसे ही दिखाते हैं। इसी तरीके से हम इसमें बात करें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गई, करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अब कहाँ एक्ट करेगी, अब वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट जो हम इसमें मानेंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट बन रही है, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल से ही आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसमें ऊपर की तरफ साउथ पोल बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड फेस हो गई। अब दोनों के अंदर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट कर रही थी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ में जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर अब हम इन दोनों लूप्स को, यानी कि एक क्लॉकवाइज मोशन वाले फील्ड को और एक एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो यही है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, डायपोल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इन दोनों ही केसेस में एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में है और एक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दिस केस जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, तो नेट कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बची। लेकिन अगर हम इस डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यानी कि अगर हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं
तब क्या होता है, तो इनिशियली तो इनके पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं थी। जब आपने इनको नोटिस किया तो एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, एक उस तरफ, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई 0। लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम बोलते थे QVB, लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो QVB एक्ट करेगी। यहाँ Q क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको EVB भी बोल सकते हैं। तो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और अब हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फोर्स की वो कहाँ होनी चाहिए। तो आई एम यूजिंग दैट, ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और मैं भी वही रूल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक प्रॉप यूज़ कर लिया है, और उस प्रॉप से हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो कहाँ पर आपकी फोर्स जो है, यानी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट करनी चाहिए, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉप फर्स्ट। ये ब्लू कलर को हम मानते हैं वेलोसिटी, ये पिंक कलर के स्ट्रॉ को हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाइट कलर का स्ट्रॉ रिप्रेजेंट करेगा आपको फोर्स। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है हमें। आपको पता है कि जब हमें QV क्रॉस भी होता है, जो नॉर्मल लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है, आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट या स्क्रू रूल से निकालें, या आप इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालें, बोथ विल गिव यू द सेम थिंग। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में जनरली हम FBI यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपको करंट चाहिए होगा जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि स्क्रू रूल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हमने डाउनवर्ड माना है, यहाँ पे इनवर्ड टू द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड। एंड आपका ब्लू कलर वेलोसिटी वेक्टर जो इस वक्त पॉइंट कर रहा था उस तरफ, तो मैंने यही पॉइंट कर दिया आपका उस साइड मैग्नेटिक यानी वेलोसिटी वेक्टर। सो नाउ यू मे नोटिस कि आपकी जो वाइट स्ट्रॉ है वो टुवर्ड्स आउटवर्ड यानी कि प्लेन से इससे बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये देखिए वाइट कहाँ एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर वो फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वो फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोल रहे हैं, FL बोल देते हैं, FM भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म वाली फोर्स है ये। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, और अब की बार देखते हैं कि ये फील्ड कहाँ एक्ट करनी चाहिए। तो अब की बार क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, और आपका जो जो ब्लू स्ट्रॉ था वो अब की बार इस डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वो कहाँ है, वो अब दूसरी डायरेक्शन में आ गया है। तो यानी कि अब सिचुएशन ये, मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेकिन अब वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, तो वाइट वाला कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर यहाँ पर भी एक लॉरेंस फोर्स एक्ट कर रही थी और वो अंदर की तरफ एक्ट कर रही थी, तो आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स जो थी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, और यहाँ दोनों फोर्स जो थी वो अंदर की डायरेक्शन में थी। तो अगर फोर्स अंदर की डायरेक्शन में नहीं है, बाहर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय सम अमाउंट डेल्टा M। और यहाँ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अब यहाँ आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो जाएगा, विच इज़ M प्लस डेल्टा M। मैग्नेटिक मूवमेंट किस केस में ऐड हो गया, जहाँ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थी, और जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में थी वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप चाहें यहाँ पर तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्क्रू रूल दिखाया आपको। लेफ्ट हैंड रूल में आपको करंट की डायरेक्शन चाहिए होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। तो वेलोसिटी वेक्टर उस वक्त नहीं चाहिए होगा आपको करंट की डायरेक्शन चाहिए होगी, और उसके अकॉर्डिंगली अगर करंट इधर एक्ट करता है देन यू कैन अप्लाई दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो आप अप्लाई करके देख सकते हो, फोर्स विल स्टिल कम आउटवर्ड। सो नाउ वी कैन फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में से अगर आप ये वाली मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो डेल्टा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू M प्लस डेल्टा M माइनस M माइनस और माइनस प्लस डेल्टा M, एंड यू विल गेट 2 डेल्टा M। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब आपके पास आ गया 2 डेल्टा M, बिकॉज M एंड M तो कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गई, लेकिन जो स्मॉल चेंज आया था वो चेंज आपका ऐड हो गया है। तो पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अब एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई, लेकिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड ले रही हूँ B, तो आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी 2 डेल्टा M, यानी ऊपर की तरफ आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट
क्रिएट हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वाई आई एम सेइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आपका यहाँ पर पॉजिटिव 2 डेल्टा एम आया है, और पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी थी, ये प्लस डेल्टा एम कहाँ हुआ था, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी इस मैग्नेटिक मोमेंट में आपने कुछ ऐड किया था, तो जो बच रहा है वो इसी डायरेक्शन में बच रहा है, और ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट है। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग जो मैग्नेटिक फील्ड बची वो कैसी थी, अपोजिट इन डायरेक्शन थी, और इसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं डायामैग्नेटिज्म। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके पास कुछ न कुछ सम परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। तो दे पोसेस सम परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, लेकिन अगर उनके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई की है तो उनकी नेट मूवमेंट क्या होगी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। सो दिस इज़ द सिचुएशन इनिशियली जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी थी, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो रेंडमली ओरिएंटेड था, दो उनके पास सबके पास अपनी एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मैनी रीजंस कैन बी देयर, सम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स उनकी प्रेजेंस हो, या बिकॉज ऑफ नॉन कैंसिलेशन ऑफ स्पिन आपस में एक दूसरे को 100% कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उनके पास बचती है, कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास होती है, लेकिन फिर भी कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकल के आती है, क्योंकि वो सभी ओरिएंटेड तो हैं बट डिफरेंट डायरेक्शंस में, रैंडम डायरेक्शंस में। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये सब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उनकी एक मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही वो अपने आप को अलाइन करते हैं, बट वी से स्टिल दे गेट सम वीक मैग्नेटिक फील्ड, और वो उनके अंदर थोड़ा वीकली मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और इसको कहते हैं हम पैरामैग्नेटिज्म। बट ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, और उसके लिए हम ये बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि अगर ऐसे मटेरियल्स को आप सर्टेन लो टेम्परेचर पे रखो और इवन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दो, तो भी ये एक सर्टेन लिमिट तक ही मैग्नेटाइज होते हैं, और जिस लिमिट तक ये मैग्नेटाइज होते हैं उस लिमिट को बोलते हैं हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। इस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू को आप MS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बियॉन्ड, इस सैचुरेशन वैल्यू के बियॉन्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू, ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है, इस वैल्यू के बियॉन्ड आप इसको मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और इसका स्टेटमेंट क्यूरीज ने भी अपने लॉ में दिया था। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं यू विल गेट अ कांस्टेंट C, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है C/T, और H को आप इसके नीचे ले आइए, I के नीचे, तो आपके पास I/H बचा, लेकिन I/H को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी साई m विच इज़ इक्वल टू C/T, यानी ससेप्टिबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी जो है वो कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो बिलो सर्टेन टेम्परेचर येस द मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज, लेकिन वीकली। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो भी रखें और मैग्नेटिक फील्ड भी हाई प्रोवाइड कर दें, तो भी यहाँ पर एक सैचुरेशन लिमिट आ जाती है। यानी अगर मैं एक ग्राफ बना दूँ H/T का, तो यू विल फाइंड कि सैचुरेशन लेवल के बाद इंटेंसिटी, ये MS का स्टेज है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फिर भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। बियॉन्ड दिस इट विल अटेन सैचुरेशन, एंड फिर ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम्स अपने आप को स्मॉल डोमेन्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं जहाँ पर सारी ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, उसमें जितने भी एटम्स इंक्लूडेड हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। लेकिन ऐसे डोमेन्स जो हैं इसकी साइज़ होता है करीब करीब 1 मिलीमीटर, और ये इसके पास एटम्स होते हैं 10⁻11 लगभग हर डोमेन के पास। सो अगर मैं इसे यहाँ पर सेक्शन दिखाऊं, तो सपोज़ ये डायग्राम मैंने दिखाया है, यहाँ पर ये सेक्शन भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। ये डोमेन कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट साइड,
जबकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि हर एक डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट हुआ है और अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने भी एटम्स होंगे वो सभी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सभी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डोमेन सिस्टम। सो यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर डोमेन्स में डिवाइड होता है मटेरियल, और हर डोमेन का अलग अलग डायरेक्शन होता है। लेकिन जब तक हम इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, क्योंकि ये डोमेन्स अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये सर्टेन प्रोसीजर लेते हुए ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। अब वो भी अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ डोमेन। तो कोई एक डायरेक्शन, सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की, तो ये वाला जो डोमेन होगा ये अपना साइज़ बढ़ाता चला जाएगा। बाकी जो डोमेन्स हैं जो अदर डायरेक्शंस में थे वो घटते चले जाएंगे, और दिस वे ये जो डोमिनेटिंग डोमेन है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके देगा। ऐसा फेरोमैग्नेटिज्म में एक प्रोसीजर होता है। और दूसरा प्रोसीजर होता है बाय रोटेटिंग द डोमेन। इन केस आपने जो फील्ड अप्लाई की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहीं पर सारे डोमेन्स को ओरिएंट कर देगी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो दो तरीके हैं जिनसे हम डोमेन्स को ओरिएंट कर सकते हैं, या तो हम बाउंड्रीज बढ़ा लें या फिर हम उन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दें। और अब जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो फिर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी रादर, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगी, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर एक और का बात कही जाती है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप टेम्परेचर, इफ़ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर, तब ये फेरोमैग्नेटिक नहीं रहते और ये कैसा बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। वहाँ पर कोई डोमेन्स का ओरिएंटेशन जो है इतना क्विकली नहीं होता, और वहाँ पर कैसा रिएक्शन रहेगा, जैसे हमने कहा था कि पैरामैग्नेटिक में बिहेवियर क्या है कि विद ससेप्टिबिलिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड हो जाती है। तो तब आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा था, यानी कि इन दैट केस ऑल्सो for the beyond the Curie temperature you may say the ferromagnetic substance will have susceptibility inversely proportional to the temperature beyond Curie temperature। लेकिन उसके अलावा अगर आपका Curie temperature लेस है, मतलब टेम्परेचर तक आप नहीं पहुँचे, तो फिर ये फेरोमैग्नेटिक नेचर ही शो करते रहेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। यानी अगर आपका टेम्परेचर Tc से कम है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो ये रहेगा फेरोमैग्नेटिक, और अगर T बड़ा हो जाएगा Tc से, क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो फिर ये बिहेव करना शुरू कर देगा मटेरियल एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, हमने डायामैग्नेटिक, पैरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और हिस्टेरेसिस लूप लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।